एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल का नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, आपका स्वागत, आपका वेलकम। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का अगला पड़ाव लगता यही है कि दिल्ली होगा। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त वो दिल्ली में आ चुकी हैं। दिल्ली में उनका 3 दिन का प्रोग्राम है, बड़ा हेक्टिक, बहुत गर्म प्रोग्राम है। वो अपोजिशन की लीडरों से मिल रही हैं। खबर ये है कि वो सोनिया गांधी से भी मिलने जा रही हैं, जो बहुत दिनों के बाद ये मुलाकात होगी। वो दिल्ली में अभी 3 दिन के लिए आई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक लंबे पड़ाव की बाबत प्रोग्राम बन रहा है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहा है, लेकिन सारे इशारे मिल रहे हैं इसी बात के कि ऐसा होने वाला है। मिसाल के तौर पर टेक्निकली इस वक्त दीदी ममता बनर्जी न तो वेस्ट बंगाल असेंबली की मेंबर हैं और न लोकसभा की मेंबर हैं, कहीं मेंबर नहीं। इसके बावजूद उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उनको लोकसभा में टीएमसी की पार्लियामेंट्री बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया। ये बड़ी अनोखी बात है। जैसा कि मैंने कहा, न इस वक्त वो असेंबली की मेंबर है न पार्लियामेंट की मेंबर है, फिर भी उन्हें इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। 1998 में मिसेस सोनिया गांधी भी न किसी असेंबली की मेंबर थी न पार्लियामेंट की मेंबर थी। उन्हें भी कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन उसके बाद ये दूसरा बड़ा वाकया है। इसके अलावा ये बात जैसे ही बंगाल के इलेक्शन ख़त्म हुए थे तो ये शोर मच रहा था कि शायद ममता दीदी वाराणसी की तरफ जाएंगी। फिर मैं कह दूं कि उन्होंने अपने मुंह से अभी तक ये बात नहीं कही है, लेकिन इशारे मिल रहे हैं। इशारों पर मुझे एक बात याद आई। 2014 में, उससे ज़रा पहले, जब गुजरात असेंबली में नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, तो उसके बाद, उस इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद, अहमदाबाद में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। उन होर्डिंग्स में एक तरफ कॉर्नर में लाल किले की तस्वीर थी, दूसरी तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। और नरेंद्र मोदी अपनी उंगली से लाल किले की तरफ इशारा कर रहे। मतलब ये समझ लिया गया था कि नरेंद्र मोदी की अगली मंजिल दिल्ली है और वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उसी के साथ एक और बात भी हुई कि अचानक नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी बोलना शुरू कर दी। पहले वो सिर्फ गुजराती में लेक्चर दिया करते थे, भाषण दिया करते थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक हिंदी बोलना शुरू कर दी। और सिर्फ बोलना शुरू नहीं कर दी, बल्कि गुजरातियों से कहा कि भाई तुम लोग भी हिंदी बोलना सीखो, हिंदी बोलो। और उसकी भी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि जाहिर है कि अगर उनको लोकसभा के इलेक्शन जीतना थे, ख़ास तौर से उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में, दूसरी जगह वो गुजराती में भाषण तो दे नहीं सकते थे, तो उनको हिंदी में भाषण देने की आदत डालना थी। कुछ ऐसा ही इस बार हुआ ममता दीदी के साथ। अभी उन्होंने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोलकाता में, तो उसमें एक अजीब बात देखी गई कि उस कॉन्फ्रेंस में, काफ़ी लंबी कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बंगाली, अंग्रेज़ी और हिंदी तीनों भाषाओं का इस्तेमाल किया। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80% उन्होंने हिंदी बोली। अभी उनका हिंदी का उच्चारण बहुत ठीक और अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। प्रधान सेवक का भी उच्चारण हिंदी का शुरू में ठीक नहीं था, धीरे धीरे ठीक हो गया, इनका भी ठीक हो जाएगा। तो इससे ये लगता है कि ममता दीदी ने कमर कस ली है इलेक्शन लड़ने के लिए लोकसभा की। और जैसा कि कहा जा रहा है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है,
और मेरे ख्याल में इसे होना भी नहीं चाहिए कि वो वाराणसी से बनारस से ही लड़ें, कहीं से भी लड़ सकती हैं। अगर वो बंगाल से भी इलेक्शन जीत कर आती हैं तो वो पार्लियामेंट की मेंबर ही बनेंगी। लेकिन बहरहाल जो भी उनकी मंजिल हो, ये तय है कि अपोजिशन को वो मिलाने की कोशिश कर रही हैं और अपोजिशन उनसे मिलने को तैयार है, यानी उन्हें लीडर मानने को तैयार है। अब जाहिर है कि इससे बीजेपी के तंबू में थोड़ी खलबली मची हुई है। वो घबराए हुए इसलिए हैं कि अभी तक बीजेपी और उसके तमाम लीडर ये समझते हैं कि इलेक्शन लड़ना और जीतना तो उनकी मोनोपोली है, उनकी इजारादारी है, उनके घर की खेती है, उसमें उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। लेकिन बंगाल में जिस तरह दीदी ने बीजेपी को चारों खाने चित किया, उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, इस फ़न की तो कुछ दूसरे माहिर भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी माहिर ममता दीदी हैं। उनको इलेक्शन लड़ना आता है और शायद उसी तरह से लड़ना आता है जिस तरह बीजेपी की लड़ती रही है। थोड़ा सा हम कह रहे हैं, बात यह है कि काफ़ी प्रधान सेवक भी असहज होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे, थोड़ा सा उनके आराम में कमी आएगी। उसकी वजह यह है कि पिछले 6-7 साल में गुस्ताखी माफ़, हमारे प्रधान सेवक ने हिंदुस्तान की सियासत को, भारत की राजनीति को, इंडिया की पॉलिटिक्स को जिस स्तर पर, जिस लेवल पर, जिस सतह पर पहुंचा दिया, वहाँ पर हर एक का जाना हर एक के बस की बात नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। उनको वो शब्दावली आते ही नहीं है जिसके माहिर हमारे प्रधान सेवक हैं। राहुल गांधी थोड़े तेज़ तर्रार है, फिर भी वो उनके पास वो शब्दावली नहीं है जो नरेंद्र मोदी के पास है, प्रधान सेवक के पास है। जिस स्तर की वो ज़बान बोलते हैं वो बोलना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ममता दीदी ने तो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति, अपनी सियासत सड़कों से शुरू ही की थी, लाठियों और गालियों के नीचे के साए में शुरू की थी। वो अच्छी तरह से जानती हैं सड़कों पे क्या बोली जाती है और सड़क पर लोग क्या बोली समझते हैं। तो इसलिए उनके लिए प्रधान सेवक की शब्दावली से टक्कर लेना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वो उनको उसी लहजे और उसी ज़बान में जवाब दे सकती हैं। यानी ये जैसे को तैसे और टिट फॉर टैट का सामान पैदा हो गया है। तो आने वाला वक्त बहुत दिलचस्प होगा। एक और बात, और आखिरी बात, वो ये है कि बंगाल के चुनाव के बाद हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है कि हमारे प्रधान सेवक की लोकप्रियता, मकबूलियत, पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है और ममता दीदी की पॉपुलैरिटी, मकबूलियत और लोकप्रियता का ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है। जो लोग ये नहीं देख पा रहे हैं या जो लोग ये नहीं देखना चाहते हैं, जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहेंगे आँख के अंधे नाम नैन सुख। तो जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है वो देखना नहीं चाहते, लेकिन बाकी सब जो देखना चाहते हैं और जो देखने का फ़न जानते हैं, उन्हें मालूम है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता और मकबूलियत के तराजू में ममता दीदी का पल्ला भारी है। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म साहब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।